India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोविड पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा टीकों की होनी चाहिए एक ही कीमत। मौत के बाद शवों के अंतिम संस्कार पर भी उठाए सवाल। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सरकार पर कसा व्यंग, कहा शव दिखाने वाले समाचार चैनल्स के खिलाफ राजद्रोह का मामला तो नहीं हुआ दर्ज। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले में पीड़ितों के पुनर्वास के लिए हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति का किया गठन। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा पलायन करने वाले बिना खौफ घर लौटे। कोरोना काल में भी जारी रहेगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की विस्टा निर्माण को चुनौती देने वाली अर्जी। याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। ट्विटर ने आखिरकार किया नए आईटी नियमों को लागू, स्थानीय अधिकारी भी नियुक्त। दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर ने दी जानकारी। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन के दोहरे दाम और खरीद नीति के औचित्य पर केंद्र सरकार से कड़े सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या ये केंद्र सरकार की नीति है कि राज्यों को निजी निर्माताओं से टीके पाने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने दें और राज्यों और नगर निगमों को विदेशी टीके पाने के लिए वैश्विक निविदाएं जारी करने दें। मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि पूरे देश में कोरोना टीकों के लिए एक ही कीमत तय होनी चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की 3 जजों की बेंच 31 मई को कोविड मुद्दों पर स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस साल के अंत तक देश में सभी वयस्क लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लग जाएगा। सरकार ने कहा कि उसे पूरा भरोसा है कि 2021 के अंत तक सभी लोगों को टीका लगाने का अभियान पूरा कर लिया जाएगा। कोर्ट ने टीकाकरण को लेकर मामले की सुनवाई करते हुए कोविन पोर्टल पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन को लेकर भी सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन पर रजिस्ट्रेशन कराने में ग्रामीण इलाकों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि आप देश में डिजिटल डिवाइस के मुद्दे से कैसे निपट रहे हैं। आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि प्रवासी मजदूरों को टीका कैसे लगेगा। इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार ने पहले ही 45 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए वॉक इन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी है। इसके अलावा कोविन डिजिटल पोर्टल के लिए एक ही मोबाइल नंबर से 4 लोगों के रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है। कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे संकट के दौर में केंद्र सरकार को पूरे देश के लिए वैक्सीन की खरीद करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि वैक्सीन की खरीद को लेकर राज्य सरकारें परेशान हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को सभी राज्यों के लिए टीके खरीदने चाहिए ताकि पूरे मामले को लेकर स्पष्टता रहे। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने देश की पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने के लिए अपने प्लान के बारे में बताया और कहा कि जल्दी ही देश की डिमांड के मुताबिक वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि पूरे देश में कोरोना टीकों के लिए एक ही कीमत तय होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक और रेड्डीज लैब की मैन्युफैक्चरिंग के जरिए ही देश में 18 साल से अधिक आयु की समस्त आबादी को टीका लग सकेगा। देश में टीकों की कमी की खबरों को लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि इस तरह के संकट में केंद्र सरकार को कमान संभालनी चाहिए और दुनिया भर से वैक्सीन की खरीद करनी चाहिए। बता दें कि कई राज्य सरकारों और BMC जैसे स्थानीय निकायों ने वैक्सीन की खरीद के लिए टेंडर जारी किए हैं।
लेकिन विदेशी वैक्सीन कंपनियों की तरफ से कोई रुचि नहीं जताई गई। 8 मई को अपने अंतिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने वैज्ञानिक और विशिष्ट डोमेन ज्ञान के आधार पर कोविड-19 के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया पर सुविधा के लिए 12 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य बल यानी NTF का गठन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोविड संक्रमण से हुई मौत के बाद शवों के अंतिम संस्कार पर सवाल उठे। जिस तरह शव नदियों में बहाए जा रहे हैं, उसमें शवों की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। वहीं शवों को नदी में फेंकने वाली घटनाओं पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने सरकार पर व्यंग कसा और कहा कि मुझे नहीं पता कि इस घटना को दिखाने वाले समाचार चैनल्स के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है या फिर नहीं। कोरोना प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट में मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एमिकस अरोड़ा ने कहा कि मास्क लगाने को लेकर नागरिकों के लिए गाइडलाइन होनी चाहिए। केंद्र को मुफ्त मास्क की आपूर्ति का भार उठाना चाहिए। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से हुई मौत के बाद शवों के संबंध पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमने देखा है कि मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के दौरान गरिमा का पालन नहीं हो रहा है। एमिकस ने कहा कि शवों को दफनाने और जलाना राज्य का विषय है। हमारे लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे कई शमशान गृह हैं जो काम ही नहीं कर रहे हैं। देश में इसको लेकर कुछ नहीं किया गया। गरीब अपने परिजन का अंतिम संस्कार तक नहीं कर सके क्योंकि अंतिम संस्कार के अनुष्ठान बहुत महंगे हैं। सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि गरीब लोग जो अंतिम संस्कार में असमर्थ हैं, उनके लिए राज्य की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मृतकों के सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार को लेकर अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की याचिका भी दाखिल हुई है। वहीं जस्टिस राव ने कहा, हमने देखा है कि शव नदी में तैरते हुए पाए गए थे। हमने शवों को नदी में फेंकने वाली तस्वीरों को देखा है। जबकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मुझे नहीं पता कि इस घटना को दिखाने के लिए समाचार चैनल के खिलाफ राजद्रोह मामला दर्ज किया गया है या नहीं। जस्टिस भट्ट ने कहा कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किसी भी सरकार ने कोई अध्ययन किया है। हमें बताया गया है कि तीसरी लहर से बच्चे और ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित होंगे। हम इसके लिए टीकाकरण नीति भी जानना चाहते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि निजी अस्पताल ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा नहीं दे रहे हैं। आवंटन मुख्यतया शहरी क्षेत्र के लिए है और ये पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ अन्याय है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दैनिक आधार पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और निर्णय लिया जा रहा है। हम जमीनी वास्तविकताओं से बेखबर नहीं हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि खुद की कमी को स्वीकार करना मजबूती की निशानी होती है। यहाँ सुनवाई किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं हो रही है। हमें पता है कि विदेश मंत्री आवश्यक चीजों के इंतजाम के लिए अमेरिका गए हैं। ये स्थिति की गंभीरता को दिखाता है। सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा है कि खुद पीएम भी कई देशों से तमाम मसलों पर बात कर रहे हैं। फिलहाल हम संकट का सामना कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा भी कर रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इस समय हम ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र की बातचीत या कल्याण के अवरोध बने। हम केंद्र सरकार को मामले पर हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दे रहे हैं। आप इस पर हलफनामा दाखिल करें। कोविड प्रबंधन पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 न्यायाधीशों के खंडपीठ ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया ताकि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान डर से घर छोड़ने पर मजबूर पीड़ितों को उनके घरों में शांतिपूर्वक लौटाने में सक्षम बनाया जा सके। और ऐसे में कोर्ट ने कहा कि कानून और व्यवस्था राज्यों का विषय है और पीड़ितों के पुनर्वास को सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। ये सरकार की सर्वोपरि भूमिका है। राज्य को कानून के शासन के संबंध में पीड़ितों को घर लौटने में मदद करनी होगी। कोर्ट के आदेश के अनुसार समिति में निम्न शामिल भी है। और ऐसे में आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक सदस्य है। राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा नामित किया जाने वाला सदस्य राज्य सचिव व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। कोर्ट ने आदेश दिया कि पीड़ित व्यक्ति पश्चिम बंगाल राज्य कानूनी व्यवस्था और कानूनी सेवा प्राधिकरण की आधिकारिक ईमेल आईडी पर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। उक्त व्यक्तियों का विवरण प्राप्त होने के बाद समिति
स्थानीय पुलिस थानों के साथ ही समन्वय करेगी और सुनिश्चित करेगी कि पीड़ितों का पुनर्वास हो सके। पीठ ने आदेश दिया कि हिंसा के दौरान घर छोड़ने पर मजबूर व्यक्ति अपने घरों में शांति से लौटने और रहने के हकदार हैं। सभी संबंधित पुलिस स्टेशन समिति के साथ समन्वय करेंगे और जो प्रक्रिया के लिए उठाए गए कदमों के बारे में अपनी रिपोर्ट इस अदालत को सौंपेगी। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर हलफनामे में दावा किया गया कि पीड़ितों को वापस आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस पर महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने सुनवाई के दौरान कहा था कि राज्य में 9 मई के बाद कोई हिंसा नहीं हुई है। उन्होंने दावा किया कि कई लोग अपने कार्यस्थल पर लौट आए हैं और कुछ लॉकडाउन लागू होने के कारण नहीं लौटे हैं। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मानी जाने वाली सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम जारी रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को इस प्रोजेक्ट के काम को रोकने के लिए दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने याचिका पर 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि परियोजना एक आवश्यक कार्य नहीं है और इसे कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि निर्माण कार्य को नहीं रोका जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान परियोजना रोके जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका किसी मकसद से प्रेरित थी और वास्तविक जनहित याचिका नहीं थी। अदालत ने कहा कि शापूरजी पलोनजी ग्रुप को दिए गए ठेके के तहत काम नवंबर 2021 तक पूरा होना है और इसलिए इसे जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाली अर्जी को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि निर्माण स्थल पर मजदूर रह रहे हैं और ऐसे में कोरोना वायरस महामारी के दौरान काम रोकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। कोर्ट ने कहा कि शापूरजी पलोनजी ग्रुप को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम नवंबर तक पूरा होना है और ऐसे में इसे जारी रखना चाहिए। जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने ये याचिका सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस परियोजना की वैधता को लेकर अपनी हामी दी थी। इस महीने ही केंद्र ने हाई कोर्ट से कहा था कि ये याचिका इस परियोजना को रोकने की कोशिश में कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करती है। केंद्र ने इस याचिका को जुर्माना लगाकर खारिज करने का आग्रह भी किया था। याचिकाकर्ता आन्या मल्होत्रा और सोहेल हाशमी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि इस परियोजना के चलते सैकड़ों कर्मचारियों पर कोविड का संकट बना हुआ है। ऐसे में इसका निर्माण कार्य रोका जाना चाहिए। केंद्र ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था जिसमें कहा गया था कि याचिका में जहां काम रोकने की मांग की गई है वो सेंट्रल विस्टा परियोजना नहीं है बल्कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है, जहां गणतंत्र दिवस समारोह होता है और पर्यटकों और आम लोग वहां आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ये कार्य 10 नवंबर 2021 तक पूरा किया जाना है। हलफनामे में ये भी कहा गया है कि परियोजना का उद्घाटन PM द्वारा नहीं किया गया था, जैसा कि याचिका में कहा गया है। इसकी गलत जानकारी शरारतपूर्ण ढंग से दी गई है। 19 अप्रैल को कर्फ्यू लगाए जाने से पहले साइट पर 400 कर्मचारी थे। ये तब से साइट पर हैं और पूरी तरह से अधिसूचना का अनुपालन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। CBSE और ICSE की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 जून तक के लिए टाल दी है। केंद्र की ओर से आपको बता दें कि अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार 2 दिन में अंतिम फैसला ले लेगी, इसीलिए सुनवाई गुरुवार के लिए टाल दी गई है। और ऐसे में केंद्र ने कोर्ट को 2 दिन के भीतर अपना आखिरी फैसला अवगत कराए जाने की भी बात की है। देश में कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते स्थगित हुई 12वीं के बोर्ड के एग्जाम्स पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान बताया गया कि सरकार कोविड-19 की महामारी के बीच 12वीं की कक्षा की परीक्षाएं आयोजित करने या नहीं करने के बारे में आगामी 2 दिन में अंतिम फैसला करेगी। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ को जानकारी देते हुए इस मामले की सुनवाई 3 जून तक के लिए टाल दी है। पीठ ने वेणुगोपाल से कहा कि कोई समस्या नहीं है, आप फैसला लीजिए, लेकिन अगर आप पिछले परीक्षा को लेकर पिछले साल की नीति से अलग निर्णय लेते हैं तो आपको इसका उचित कारण बताना होगा। जस्टिस खानविलकर की बात पर सहमति जताते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम इसका ध्यान रखेंगे। हम कोर्ट में गुरुवार को अपना जवाब दाखिल करेंगे।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्यों बीते साल की तरह 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला इस साल नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर आप इस फैसले से पीछे हटते हैं तो हमें पूरा विवरण कारण सहित बताएं। फिक्की ने केंद्र से परीक्षा रद्द करने की मांग की है। कोर्ट में दर्ज की गई याचिका में सीबीएसई तथा आईसीएसई बोर्ड परीक्षाओं को कोरोना के खतरे को देखते हुए रद्द करने की मांग की गई है। कोरोना महामारी स्थिति के कारण बोर्ड ने इस वर्ष की कक्षा 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी थी। बोर्ड ने केंद्र सरकार को परीक्षाएं आयोजित करने के 2 उपाय भी सुझाए हैं, जिस पर विचार के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री कोई निर्णय 1 जून को सुना सकते हैं। हाल ही में जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने याचिकाकर्ता एडवोकेट ममता शर्मा द्वारा याचिका की अग्रिम प्रति सीबीएसई और आईसीएसई को निर्देश दिया था और सुनवाई के लिए 31 मई 11 बजे का समय निश्चित किया था। केरल के एक शिक्षक ने भी एक और याचिका दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जस्टिस माहेश्वरी ने कहा था कि सीबीएसई 1 जून को बोर्ड परीक्षाओं पर फैसला ले सकता है, जहां एक और अधिकांश राज्य छोटे फॉर्मेट के बोर्ड एग्जाम्स कराने के पक्ष में हैं। वहीं बोर्ड की तरफ से स्कूलों से छात्रों के प्री बोर्ड और 11वीं के नंबरों की मांग भी कर ली गई है। बोर्ड ने सभी तरीकों से एग्जाम रिजल्ट जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। संभव है कि यदि कोर्ट परीक्षाओं को रद्द करता है तो इंटरनल मार्किंग के आधार पर ही रिजल्ट तैयार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने आखिरकार एक आईटी नियमों को, जो नए आईटी नियम है उसको लागू करने का फैसला ले लिया है। ट्विटर की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट को ये जानकारी दी गई है। ट्विटर ने उच्च न्यायालय को बताया है कि उसने आईटी रूल्स 2021 को लागू कर लिया है और भारत में एक स्थानीय अधिकारी नियुक्त भी 28 मई से कर दिया गया है, जो कि स्थानीय शिकायतों का निपटारा भी करेगा। हाईकोर्ट में यहाँ ट्विटर ने कहा है कि हमने केंद्र के कानून को माना है। वहीं सरकार ने कहा है कि ऐसा नहीं हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन नहीं किए जाने पर सोशल मीडिया नेटवर्क ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में बीते हफ्ते याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में ट्विटर को तत्काल प्रभाव से सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करने का आदेश देने की मांग की गई थी। वकील अमित आचार्य ने याचिका में कहा था कि केंद्र सरकार ने इसी साल 25 फरवरी को नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को जारी करते हुए ट्विटर सहित सभी सोशल मीडिया नेटवर्कों को 3 महीने के भीतर इस पर अमल करने का निर्देश दिया था। 25 मई को समय सीमा समाप्त होने के बाद भी ट्विटर ने अब तक अपने प्लेटफॉर्म पर ट्वीट के बारे में शिकायतों के निवारण के लिए स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। अभिनेत्री जूही चावला ने देश भर में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित किए जाने के खिलाफ सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपने मुकदमे में चावला ने वीरेश मलिक और टीना वाचानी के साथ ही तर्क दिया है कि जब तक 5G तकनीक सुरक्षित प्रमाणित नहीं हो जाती तब तक इसके रोल आउट की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने याचिका में दावा किया है कि 5G वायरलेस नेटवर्क से लोगों के अलावा पशुओं, वनस्पतियों और जीवों पर रेडिएशन का कुप्रभाव पड़ रहा है और ऐसे में जस्टिस सी हरिशंकर ने इस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने मामले को अन्य पीठ के समक्ष स्थानांतरित करते हुए अगली सुनवाई 2 जून तय कर दी है। ऐसे में फिल्म अभिनेत्री चावला की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि यदि 5G के लिए दूरसंचार उद्योग की योजना सफल होती है तो ऐसा कोई व्यक्ति, पशु, पक्षी, कीट, पेड़ पौधा नहीं होगा जो दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन RF विकिरण के स्तर से बचने में सक्षम होगा, जो कि मौजूदा विकिरण से 10 से 100 गुना तक अधिक है। याचिका में कहा गया है कि 5G से जहां लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा तो वहीं पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान भी पहुंचेगा। अभिनेत्री की ओर से अधिवक्ता दीपक घोसला ने याचिका में कहा है कि सक्षम प्राधिकार अधिकारियों को इस बात को प्रमाणित करने का निर्देश देने की मांग की है कि 5G तकनीक लोगों को, बच्चों, जानवरों और हर प्रकार के जीव वनस्पतियों के लिए सुरक्षित है।
तमिलनाडु राज्य सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में बताया है कि वे तमिलनाडु में बिना राशन कार्ड वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 4,000 रुपए की कोविड-19 नकद राहत के विस्तार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति के खंडपीठ एक ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता ग्रेस बानो गणेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु में अधिकांश ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पास राशन कार्ड नहीं है। बानो की याचिका में राज्य सरकार को ट्रांसजेंडरों को नगद लाभ देने का निर्देश देने की मांग की गई है, जो कि राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को दिया है। याचिकाकर्ता के अनुसार ही राज्य में सभी ट्रांसजेंडर्स को पंजीकृत करने और पहचान पत्र जारी करने के लिए राज्य द्वारा एक बोर्ड का गठन किया गया है। हालांकि इस तरह के बोर्ड ने 2020 में महामारी आने से पहले ही काम करना बंद कर दिया था। राज्य की ओर से पेश होने वाले महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वे सरकार को ट्रांसजेंडर्स के अधिकार कार्यकर्ता ग्रेस बानो से संबंधित मामले पर विचार करने की सलाह देंगे, जो राशन कार्ड नहीं रखने वाले ट्रांसजेंडर्स व्यक्तियों को कोविड-19 नकद राहत की मांग कर रहे हैं। यह आरोप लगाते हुए पिछले 2 वर्षों में तमिलनाडु में ट्रांसजेंडर्स व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर्स पहचान पत्र भी जारी नहीं किए जा रहे हैं। याचिका में तर्क दिया गया है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा लगाए गए कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अपनी आजीविका खो चुके सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े ट्रांसजेंडर्स व्यक्तियों के जीवन और आजीविका के अधिकार पर विचार करने में विफल रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.